अगर आपको पता चले। राजदीप सरदेसाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजदीप जी, आपके लिए पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के तौर पर गुजरात के मैंडेट के क्या हासिल हैं, बताइए। देखिए, कई मायने हैं। एक तो आपको गुजरात तक जो सीमित है वो है कि गुजरात, मैं समझता हूं, एक लॉ का टर्म है सुई जेनेरिस, कई लॉयर्स उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी अलग सा राज्य है। जो आपने गुजरात में देखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी लगातार 27 साल 46% वोट से नीचे नहीं गिरती, इस बार 52% से आती है। यह कभी देश के इतिहास में नहीं हुआ। लेफ्ट के जो वोट्स थे 37% तक सीमित थे। 27 साल लेफ्ट का भी राज था, 77 और 2011 के बीच में 34 ईयर, सॉरी, लेकिन उसमें कभी भी लेफ्ट का वोट 37% से आगे नहीं गया। यहां 52% से आप जाते हैं और 46% से नीचे नहीं आते। तो एक बीजेपी एक डोमिनेंट पार्टी स्टेट बन गई है। और डोमिनेंट पार्टी स्टेट मैं क्यों कहूंगा, एक तो हिंदुत्व की राजनीति, जिससे कहीं ना कहीं एक पोलराइजेशन धार्मिक स्तर पर होता है। दूसरा, जो मैनेजमेंट, जो गोपी बहन कहती है मैन टू मैन मार्किंग, हर कंस्टिट्यूंसी में आप व्यक्ति भेजते हैं। पेज समिति, जो हर 30 वोटरों के लिए आपकी 5 या 6 लोग आप नियुक्त करते हैं। चौथा, नरेंद्र मोदी का करिश्मा। ये चारों जब एक साथ आते हैं और दूसरी तरफ गणित जो होती है वो डिवाइडेड ऑपोजिशन की हो जाती है। करीब 40-45 ऐसे सीटें हैं जो शायद कांग्रेस जीतती अगर आम आदमी पार्टी ना होती या विपक्ष एकजुट होता। तो एक बात साफ है कि बीजेपी के लिए गुजरात डोमिनेंट पार्टी है, कि बीजेपी को गुजरात में हराना न केवल मुश्किल है, नामुमकिन है इस समय, क्योंकि एक तरह से पूरा कब्जा कर दिया है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी के संगठन, और मैं कहूंगा संघ परिवार के संगठन, न केवल बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, अलग अलग सैफरन ब्रदरहुड जिसे कहते हैं, वो पूरी तरह से गुजरात पर हावी है। इस चुनाव ने दिखाया, अगर ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ भी आते तो भी हमारे आंकड़े दिखाते हैं बीजेपी को 124 सीटें आती, जो एक 2/3 बहुमत होती। तो मुझे लगता है एक मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने अपने प्रयास, अपने लगातार परिश्रम से एक हिंदुत्व स्टेट एक तरह से बनाया, या मोदित्व जिसे मैं कहता हूं, मोदित्व स्टेट बनाया। अब सवाल उठता है जो आपने राहुल जी से भी पूछा कि इसका नेशनल परिणाम क्या होता है। क्योंकि आज आप देखिए सौरभ भाई, देश की तस्वीर, 17 ऐसे राज्य हैं जहां एनडीए की सरकार है, 7 ऐसे राज्य हैं जहां यूपीए की सरकार है या यूपीए से जुड़े हुए हैं, और 9 हैं जो अन्य पार्टियों से, यानी 30 में से 17। आप कांग्रेस को देखिए या अन्य पार्टियों को देखिए, वो धीरे धीरे कई राज्यों में कमजोर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह बात भी सही है कि एक मोदी मॉडल जो गुजरात में चलता है, जहां मोदी सन ऑफ द सॉइल है, जमीन से जुड़ा हुआ वहां का नेता है, वहीं उसकी जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि रही है, वही मोदी जी को जब आप हिमाचल ले जाते हैं तो आपकी एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि वहां की जो परिस्थिति है, वहां की एंटी इनकम्बेंसी है, वहां के लोकल मुद्दे हैं, वो अलग होते हैं। उसको मोदी जी अपने करिश्मा के बावजूद ओवरकम नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से बीजेपी के लिए मोदी जी उनके सबसे बड़े एसेट है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी प्रयास जो होते हैं मोदी जी सेंट्रिक होते हैं, मोदी सेंट्रिक, इनके जितने अंडे हैं वो मोदी जी के थैले में रखे, मोदी जी के बास्केट में रखे, इसलिए बीजेपी को कुछ राज्यों में परेशानी हो सकती है। अगला चुनाव है कर्नाटका, वहां भी आप देखेंगे, वहां लोकल कांग्रेस को या विपक्षियों को एक अब मॉडल मिल सकता है कि जब हम लोकल मुद्दों पर फोकस करें, वहां की लोकल एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश करें, तो मोदी जी भी आए तो मोदी जी की भी एक सीमा होती है। और वो मुझे लगता है एक बड़ा इससे एक टेकअवे है कि देयर इज अ लिमिट टू द मोदी मॉडल। द मोदी मॉडल इज वेरी सक्सेसफुल इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मोदी मॉडल नेशनल इलेक्शन पे बहुत चलेगा। देखिए, जब 2024 का चुनाव आएगा, इसी हिमाचल में आप देखेंगे जहां पिछली बार बीजेपी को 69% वोट मिले थे, वहां अगर नरेंद्र मोदी 2024 के जनरल इलेक्शन, आम चुनाव के पहले जाए, तो शायद बीजेपी को
उसी तरह से या 4 में से 3, 4, चारों सीट मिल सकती है, क्योंकि फिर वो लीडरशिप का बैटल बन जाता है। जो नेशनल इलेक्शन बन रहे हैं वो लीडरशिप के इलेक्शन बन रहे हैं, स्टेट इलेक्शन बन नहीं रहे। ये चुनाव भूपेंद्र पटेल पर नहीं लड़ाया गया गुजरात में, ये चुनाव जयराम ठाकुर पर भी नहीं लड़ा हिमाचल में, ये वहां के लोकल मुद्दों पर लड़ा गया। और इसी तरह से मुझे लगता है ये जो एक हमारे राज्य में आप जो वोटर है वो बिल्कुल देखिए किस तरह से वोटिंग कर रहा है। दिल्ली का आप लीजिए सौरभ भाई, 2019 लोकसभा में सभी 7 सीटें बीजेपी के पास आती है, 50 से ज्यादा % वोट होता है। उसी के 6 महीने बाद दिल्ली असेंबली चुनाव होता है। उसी चुनाव में अरविंद केजरीवाल को 62 आउट ऑफ 70 सीट्स मिलते हैं, 50% लगभग के ऊपर उनका वोट होता है। उसी के बाद 2 साल बाद अब एमसीडी के चुनाव आते हैं, आम आदमी पार्टी को 12% का घाटा होता है और छोटी सी मेजॉरिटी मिलती है। यानी हर चुनाव को वोटर अलग नजरिए से देख रहा है। हम कभी कभी इसी में फेल होते हैं कि हम हर चुनाव को एक तरफा देखते हैं। हमारी राजनीति बिल्कुल अब बदल गई है। एक राजनीति जनरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस और म्युनिसिपल इलेक्शंस में बिल्कुल अलग हो गई है। और विपक्ष को अगर इस मोदी अमित शाह के जगरनॉट को टक्कर देना है तो उन्होंने लोकल मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे उन्होंने कुछ हद तक हिमाचल में दिया और उनको वहां सफलता मिली। और बीजेपी को भी तय करना पड़ेगा कि क्या केवल आप हर राज्य में रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री से अपनी राजनीति चलाएंगे। गुजरात में चलेगा उस तरह की राजनीति। गुजरात में आज सरकार कौन चला रहा है? जितने भी लोगों से मैंने पूछा उन्होंने मुझे कहा कैलाश नाथन जो है वहां के जो मोदी जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो एक तरह से आपने वहां अपनी एक अभी भी मोदी जी की छवि वहां बिल्कुल डोमिनेंट है, पर आप वही राजनीति कर्नाटक में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां की राजनीति बिल्कुल, वहां की बीजेपी भी अलग है। वहां की बीजेपी में कई लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी जो कांग्रेस से कई लोग आए हैं। उस राजनीति में आप किस तरह से मोदी जी के नाम पर स्टेट इलेक्शन जीत पाएंगे, इस पर बहुत सवाल है। अब जब आप उड़ीसा जाएंगे, क्योंकि ये ऑल दीज आर ऑल क्रूशियल स्टेट्स फॉर 2024 ऑल्सो।